नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं कैसा हूं? बढ़िया। आमी खूब भालो आज। दोस्तों, मैं कुछ देर पहले मेरे बाबा डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य की किताबें देख रहा था। तो उसमें वैसे तो बाबा ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ बाबा की रचना है, एक ट्रायोलॉजी, काठ महल, आगामी आदमी, प्रेत शताब्दी, वो मेरे हाथ आ गई। और उसका जब मैंने कवर टाइटल मैंने देखा तो उसमें देखा मैंने कि उसका जो डिजाइन है वो मेरे बड़े भाई, मेरे दादा अभिलाष भट्टाचार्य ने बनाई है। और संयोगवश कल यानी कि 24 जुलाई को मेरे दादा का जन्म दिवस था। तो दादा, मेरी ओर से, समावर्तन परिवार की ओर से आपको जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप खुश रहें, खुशहाल रहें, आबाद रहें, खूब मजे में रहें। भगवान से यही प्रार्थना। दोस्तों, आज है तारीख 25 जुलाई 2020, वार है शनिवार, और मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अजय भट्टाचार्य आपके बीच लेकर के आया हूं समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन का 9वां अंक। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को अगर आप मापना चाहें, मैं ऐसा मानता हूं कि किसी व्यक्ति की ऊंचाई उसका पता चलता है उसके व्यक्तित्व के अंदर जो सरलता हो, जो सहजता हो। और ऐसे ही एक सरल और सहज व्यक्ति हैं जो बहुआयामी हैं, श्री लीलाधर मंडलोई जी। मैं लीलाधर मंडलोई जी से विनती करूंगा, उनको आमंत्रण दूंगा कि वो आए और अपनी कविताएं आपके सामने रखें। श्री लीलाधर मंडलोई जी। इस कविता का शीर्षक है, मैं उन्हें क्यों ढूंढ रहा हूं। मैं निकलता हूं रोज और लौटता हूं एक अदद सवाल के साथ। मैं विकल होता हूं जवाब के लिए। 2 बार पुलिस वालों ने डांट डपट कर भगा दिया। मुझे कई व्याधियां हैं, उक्त रक्तचाप, मधुमेह, हड्डी रोग, आंखों की तकलीफ आदि। और कोई ना कोई भला पुलिस वाला जाने देता है अस्पताल के कागज देखकर। मैं रास्ते से गुजरते हुए देखता हूं इन जगहों को जहां वे खड़े होते थे। मैं रास्ते से गुजरते हुए देखता हूं उन जगहों को जहां वे खड़े होते थे। रेहड़ी, ठेले, खोमचे और गुमठी वाले, वे अब वहां नहीं है। वे कहां होंगे इन दिनों? और उनके परिवार और उनकी रोज की भूख, बिना रोजिंदारी के वो तो ढूंढते हुए कल मिल गया उनमें से एक, सब्जी का ठेला खींचते हुए। मैंने उसके परिवार की खैरियत पूछी और उसने एक लंबी सांस भरी, बस उसी में था सटीक जवाब। कहा उसने कि अब हम में से कई तो रात 12 बजे मिल जाते हैं ओखला मंडी में। किसी तरह एक दूसरे पर चढ़ जाने वाली भीड़ में पुलिस के चमकते डंडों के बीच कुछ ना कुछ खरीद पाने के लिए, ना सही सब्जी तो फल सही। तो हम सब्जी भर बेच रहे हैं या घरों घर दूध दही का वितरण कर रहे हैं, और कुछ मेडिकल स्टोर से लोगों की दवाइयां घरों घर पहुंचा रहे हैं। कुछ अंडे, ब्रेड, बिस्कुट के ठेले वालों में अब बदल गए हैं। कुछ
अंडे ब्रेड बिस्कुट के ठेले वालों में आप बदल गए हैं, बताया उसने झिझकते हुए कि पान गुटखे वाले चोरी छिपे बेचने को मजबूर हैं। साहब, बच्चों को भूखा तो नहीं रख सकते ना। और फिर उसने लगाई ऊंची आवाज, सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जियां। कहीं दूर से आवाज गूंजती, फल ले लो, संतरे, तरबूज, खरबूज, केले, अनन्नास, अंगूर और चीकू। हाँ बाबूजी, जो नहीं दिख रहे उनमें से कुछ तो कैंप में फंसे हैं कि वे जा रहे थे अपने वतन और उन्हें रोक लिया गया, और कुछों का तो पता ही नहीं। बाबूजी, कुछ दूं? मटर मीठी है, मैं खरीदता हूं मटर, हालांकि वे हैं पर्याप्त घर में। आखिरकार कल फिर आने का कहकर भारी पांव लौटता हूं मैं घर। वे लगभग रोज सपनों में आते हैं। वे कुछ बोलते हैं और आवाज सुनाई से बाहर होती है। सपनों में उनके जिंदा रहने का एहसास, क्या सचमुच उनका जिंदा होना है? सपनों में उनके जिंदा रहने का एहसास, क्या सचमुच उनका जिंदा होना है? मैं कल भी निकलूंगा, शायद उनमें से कोई और मिल जाए, कोई और बता सके कि वे जो नहीं दिख रहे कहाँ हैं, कैसे हैं। कुछ काम धाम जुटा पाए या नहीं, कुछ काम धाम जुटा पाए या नहीं, मैं फिर सपने के इंतजार में लौट जाता हूं मन से, और सपने में निकल पड़ता हूं। मैं उन्हें भला क्यों ढूंढ रहा हूं? मैं उन्हें भला क्यों ढूंढ रहा हूं? मैं लीलाधर मंडोई, समावर्तन साहित्यिक परिवार की ओर से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं, और प्रार्थना करता हूं कि इस कठिन समय में आप सब लोग मिलजुल कर हमारे साथ रहेंगे और इस जंग को जीतेंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बंगाली में बुआ को क्या कहकर बुलाया जाता है? नहीं जानते ना? मैं बताता हूं आपको। बंगाली में हम बुआ को कहते हैं पीशी, और हमारी एक बहुत ही प्यारी सी पीशी है कुसुम खेमानी जी। विख्यात लेखिका हैं, और शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि ज्ञान का भंडार है। और संयोगवश आज हमारी पीशी कुसुम खेमानी जी अपनी ही कहानी सच का आईना आपके बीच लेकर के आ रही हैं। मैं आमंत्रण देता हूं सम्मान के साथ, आदर के साथ, प्यार के साथ हमारी पीशी कुसुम खेमानी जी को कि वो आए और अपनी कहानी सच का आईना हमें सुनाए। सच का आईना। मेरी नायिका नीचे तबके की एक महिला है जो अपने खुददार व्यक्तित्व से हम सब की गर्दन शर्म से झुका देती है। सच का आईना। छोटी उम्र से ही हम चारों सहेलियां जमादारिन मंगली की अंगुली थामे हिलती झूमती ललिता को अपने दूसरे हाथ की अंगुली से कभी नाक, कभी कान तो कभी चोटी को मरोड़ते हुए पिछवाड़े की सीढ़ी चढ़ते देखते थे। पर वह कब भूत की तरह कहाँ गायब हो जाती थी, यह कौतूहल हमारे पूरे बचपन को घेरे रहा। समय तेज गति से आगे बढ़ रहा था और उसके साथ चलते हम सब भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लंदन, यूएस आदि से बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर ऊंचे ऊंचे ओहदों की शोभा बढ़ाने लगे थे। लेकिन अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त होते हुए भी हमारा दल रोज शाम को तैराकी के बाद पूल के बरामदे में बैठकर चाय के प्यालों पर गप्पे ज़रूर मारता था। सारे दिन की उठा पटक के बाद हमारा यह बैठका हमारे लिए कैथारसिस का
काम करता था और हम सब वापस तरोताज़ा हो जाते थे। ऐसी एक शाम को छिन 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 तिन 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 कंकण किंकिणी नूपुर ध्वनि संगीत हम सबके कानों में बजा, जिसे सुनते ही गायिका माधुरी बोल पड़ी, वाह, आज तो यहाँ जौनपुरी राग की सुंदर बंदिश पायल की झनकार बैरनियाँ गूंज रही है। इस ध्वनि से खिंची हमारी आंखों ने एक अपूर्व दृश्य देखा। करोड़ों के इंश्योरेंस पर पेरिस प्रदर्शनी से लौट कर आई दीदारगंज की यक्षी म्यूजियम की जगह भूल से हमारे सामने आकर खड़ी हो गई थी। जब अपने अपने क्षेत्रों की दिग्गजा हम सब उस सौंदर्य मूर्ति को देख निर्वाह थी, तभी एक खनखनाती हंसी के साथ आवाज आई, मेम साहब, हम मंगली की बेटी ललिता हैं, पहचाने नाही का हमका। यह सुनते ही हमारे मुंह से बेसाख्ता निकला, क्या सच तुम वही ललिता की बेटी हो? फालतू बात। हाँ मेम साहब, कसम से हम वही ललिता हैं, माँ का टिफिन दिए वास्ते आए हैं। इतना कहकर ललिता रानी शरीर को कभी दाएं तो कभी बाएं मटकाती हुई भीतर चली गई और हम सब अचरज से उसकी तरफ देखते रह गए। एक दिन ललिता जरदोजी के काम का लहंगा साड़ी, कानों में बड़े बड़े बुंदे, चौड़े बिहारी नारंगी सिंदूर भरी मांग लेकर नाक में बड़ी सी नथ पहने आई और हम सब के पैर छूने लगी तो उसके साथ खड़ी मंगली ने कहा, आप लोगन का आशीष से एकरा विवाह एक बहुत ही जेंटलमैन के साथ हुई गवाह है। मेम साहब, एकरा हम करम जली कहत रही, पर ये तो भागवंती निकली। समय खुद के साथ हमें भी खर्च करता जा रहा था और हम युवावस्था की सीढ़ी पार कर प्रौढ़ावस्था की दहलीज पर आ खड़े हुए थे। तभी एक दिन पुल पर मंगली का पैर फिसला और कुल्हे की हड्डी टूट जाने के कारण वह चल बसी। हम सब मान कर बैठे थे, ललिता के आने का तो सवाल ही नहीं है। इसलिए जब हमने फेंटा कसे जोरों से झाड़ू मारती ललिता को देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। खुर्दबीनी करने पर पता चला कि उसके इश्कबाज पति ने एक नहीं कई ललिताओं का उपभोग करना शुरू कर दिया था और रंगीनी बढ़ाने के लिए हर वक्त शराब में डूबा रहता था। ऑफिस से निकाल दिए जाने के बाद एक दिन लाल बत्ती वाले गली में सिर के बल गिर जाने कारण उसे फालिज भी मार गया था। इतना ही नहीं, उसने ललिता के सर पर एक 16 वर्ष के बेटे को पालने का बोझ भी डाल दिया था। हैं, 16 वर्ष का बेटा, पर यह तो वैसी की वैसी कच्ची गली सी कुमारी लग रही है। आखिर ये इतना रस, इतनी प्राणवायु कौन सी धरती और आकाश से खींचती है जिसका पता हमें नहीं है। और उस दिन हमारी महफिल की चर्चित नायिका ललिता देवी रही। अचानक एक दिन जब ललिता की छाती कूटकर रोते हुए दहाड़ों की आवाज़ हमारे उस 150 वर्ष पुराने खंडर क्लब की दीवारों को हिला रही थी, तो हमारे दल की कम अक्ल उर्मी ने उसके सर पर सांत्वना भरा हाथ फेरते हुए कह दिया, ललिता, हमको अच्छा से याद है कि 2 बरस आगे तुम्हारा हस्बैंड का भी हालत बहुत खराब हुआ था, पर तब तो तुम ऐसा माफिक अपसेट नहीं हुआ था भाई। उर्मी के वाक्य के बीच में ही ललिता ने चित्कार के साथ कहा, मेम साहब, वो हमरा भतार रहा, पर ई तो हमरे पेट का जाया खून मांस से बना हमारे कलेजे का टुकड़ा है। इतना कहकर वह फिर छाती पर दोहत्तर मारती हुई बिलखने लगी। सच तो यह है कि आज की इस दर्दनाक घटना को परे सरकाकर यदि हम ईमानदारी से ललिता के विषय में बात करें तो हकीकत यह है कि हम सब ललिता से जलते थे और उसकी सुंदरता और तमाम सजावटों को चरित्रहीनता के खाने में डाल कर संतुष्ट हो जाते थे। उसके पीठ पीछे व्यंग से छम्मक छल्लो कहकर उसे संबोधित करते थे। हम मान बैठे थे
कि वह रोज ही क्लब के कुछ आगे जाकर फला अंधेरी गली की मोड़ पर खड़ी हो जाती होगी, जहां गाड़ीवान, मालिक या ड्राइवर दोनों में से कोई न कोई इसे गाड़ी में बैठाकर तन की रस तृप्ति हो जाने के बाद इसे रुपए पकड़ा देते होंगे। हमारे इन मनोभावों को पढ़ ललिता ने कहा, मेम साहब, हम सब जानित हैं, आप सब हमरे बारे में का सोचते हैं और हमको उससे कोनो परेशानी भी ना है। हमरा भतार जब कमाइत रहा तब भी दारू और रंडी के चक्कर में रहा और अब तो बरसों बरस से लकवा में पड़ा है। ओकरा दवा दारू और ई बच्चा को बड़ा करने का जिम्मा अब हमारा है। मेम साहब, हम सब जवन कुछ करत हैं मजबूरी माँ करत हैं, पर जब आप हमरा घाव खुरच ही दिए हैं तो आप हमरा मन का बात भी सुन लें। आप मेम साहब लोग रोज संझा को क्लब में बैठकर गैर मर्द के साथ शराब पियत हैं, ही ठीठी करत हैं। ओकरा क्या, हंसी ठिठोली के साथ साथ कमर में हाथ डालकर चौड़ा चकान घूमत फिरत कब कौन कमरा में जाकर बंद हो जाता है, वो सब का खबर हमका है। आज सब बड़ा लोग खूब होशियारी से इस सब किस्सा को ढाक के रखत हैं और हम गरीबन के एक मिनट में वेश्या बना देते हैं। आश्चर्यजनक बात यह थी कि हम सब महाघमंडी और इतरैल सहेलियां बिना किसी प्रतिरोध के उसकी बातों को सुने जा रही थी और सबको ऐसे लग रहा था जैसे उस सड़क छाप ने हम ऊंचे महलों के बाशिंदों को सरेआम नग्न कर दिया है। इसके बरअक्स ही मुझे याद आ रहा था कि लगभग 7 दशक पहले अमेरिका में एक वैज्ञानिक ने जब वहाँ की उच्च वर्गीय महिलाओं की गोष्ठी में यह घोषणा की थी कि अमेरिका की अधिकांश महिलाएं विवाह के समय कुंवारी नहीं होती हैं, तो सभा में कोहराम मच गया था और सारी स्त्रियों ने एक स्वर में इसका कठोर विरोध करते हुए कहा था, निश्चित ही वैज्ञानिक महोदय निम्न वर्ग की स्त्रियों की बात कर रहे हैं। इस पर वैज्ञानिक महोदय ने उत्तर दिया था, विज्ञान की दृष्टि में कोई भी निम्न या उच्च नहीं होता। दोस्तों, हम क्यों नहीं समझते कि काल के चक्र में कभी किसी दलित शूद्र में भी इतनी हिम्मत आ जाती है कि वह उच्च वर्णीय अभिजात वर्ग को सच का आईना दिखा दे। निरंजन भाई, आप में एक कॉस्मिक एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी है। शायद इसीलिए हमारे बाबा आपको इतना प्यार करते हैं। कभी कभी ना मुझे आपसे ईर्ष्या होती है। जब पूछो बाबा से, कहते निरंजन से पूछ लो, जैसा निरंजन कहे वैसा करो। देखना यह है निरंजन भाई कि आज आप हमारे बीच में क्या नया लेकर के आते हैं। द फ्लोर इज योर्स। निरंजन भाई, आइए। आपने आज तक हमको युवा कवियों को इतना खूबसूरती से पेश किया है, देखते हैं आज आप हमारे बीच में क्या लेकर के आते हैं। निरंजन श्रोत्री। आज सुनते हैं युवा कवि नीलोत्पल की कविताएं। नीलोत्पल फरवरी 2011 के रेखांकित स्तंभ में रेखांकित हुए थे और हमारे पहले द्वादश के कवि हैं। उसके बाद में उनके 2 कविता संग्रह आए, अनाज पकने का समय और पृथ्वी को हमने जड़ें दी। नीलोत्पल को 2 महत्वपूर्ण सम्मान, विनय दुबे स्मृति पुरस्कार और वागीश्वरी सम्मान प्रदान किया जा चुका है। नीलोत्पल की कोमल और पारदर्शी संवेदना जो है, जिसमें उनकी कविता उस गीत को गाना चाहती है, वो दरअसल मानवीय संबंधों की ऊष्मा की कहानी है। तो दोस्तों, सुनते हैं नीलोत्पल की कविताएं। नमस्कार मित्रों,
आप सबसे मुखातिब हूँ अपनी कविताओं के साथ। पहली कविता है पेड़। मैं नींद में डूबे इन पेड़ों के सफ़र पर हूँ। मैं नींद में डूबे इन पेड़ों के सफ़र पर हूँ। मुझे ढेर सारी पत्तियों ने ढक रखा है। मैं किसी के आगे या पीछे नहीं हूँ। मुझ में आकर सारे क्रम भंग होते हैं। मैं हिमालय से लेकर एंडीज पर्वत की सभी श्रृंखलाओं से बद्ध हूँ। मैं ग्वाटेमाला के जंगलों से नियाग्रा फॉल्स के झरनों तक फैला हूँ। मुझ में हर नदी सांस लेती है। मैं ही घास के मुलायम तिनकों से पत्तों के पीलेपन में नष्ट होता हूँ। मैं भरी पूरी जिंदा आवाज़ों का एक जंगल हूँ। मैं ही सन्नाटों में जीवन की एकाग्रता रचता हूँ। जड़ों की गहराइयों सा महीन और लंबा स्वप्न देखता हूँ। मेरी नींद अनंत सालों की साधना है। मैंने नींद में ही हवा रची है। भटके रास्तों पर मैं ही संकेत की तरह जगह जगह उग जाता हूँ। मैं ही उस अंतिम दृश्य में भी मौजूद हूँ जो आंखों से ओझल होने के बाद भी हाथ की तरह लहराता है। मैं नहीं जानता जीवन का अंतिम सफर कैसा होगा, पर उस सफर में भी हरेपन की रोशनी बिखेरता अपनी छाया की शीतलता से ढके रखूंगा कब्रों की शुष्कता को। मुझ में असंख्य स्पंदन है। देवदार, नीलगिरी, शमी, बर्च, बरगद, पीपल, नीम और इनकी अनगिनत आवाज़ों लिए लोगों के बीच दाखिल होता हूँ। अनेक तरीकों से अनेकों बार मरता हूँ, जिंदा होता हूँ। यह श्रृंखला क्रम व्यापार चलता रहता है। बांस में फूकने पर जो लय बिखरती है, इस पृथ्वी पर मैं उसी लय में गुथा तुम्हारा अंतिम श्वास हूँ। धन्यवाद। अगली कविता है कवि। हे कवि, कविता का संबंध तुम्हारी उदासी और घाव से है, जन्मजात नहीं। हे कवि, कविता का संबंध तुम्हारी उदासी और घाव से है, जन्मजात नहीं। कविता तुम्हारी तर्जनी उंगली और अंगूठे में दबा एक संपृक्त रिश्ता है। तुम्हारी बेचैनी और पराजित उम्मीदों का एक अंतिम बिंदु। खुद का हार जाना भी कविता है। मृत्यु का अंतिम शब्द भी कविता है। जीवन में जहां जहां नाल गड़ी है तुम्हारी, कविता का अजन्मा नाता है। जहां से भी धकेले गए हो उसी पथ पर हाँफती सांसों का स्पंदन है कविता। बर्च, चीड़ और पेड़, इनकी छाया और जड़ें ढक लेती है सारी कविताओं को। तुम उसी में अपने बिंब और प्रतीक ढूंढते हो। शहर की रोशनी धीमे होते ही तुम निकलते हो अंधेरे की यात्रा पर। तुम्हारी कविता में रोशनी से ज्यादा अंधेरे हैं, रास्तों से ज्यादा मोड़। तुम उसी अपनी मृत्यु के इकलौते गवाह हो, जैसे रेगिस्तान में कीड़े की तलाश करती छिपकली। दिन रात भटकती है, तुम बार बार मरते हो। तुम्हारा जानना भी तकलीफ है। तुम सिर्फ अपनी असंतुष्टि में ही संतुष्ट हो। तुम्हारी यात्रा जितनी आगे बढ़ती है, तुम्हारे तजुर्बे कम पड़ने लगते हैं। किसी दिन यह जानना कि कविता ने तुम्हें अधूरेपन पर छोड़ दिया है। तुम इतने निस्सहाय हो जाते हो कि अपने अकेले होने की चीख भी
उसमें शामिल नहीं कर पाते। कवि, यह इतना आसान नहीं कि तुम जाप करो और कविता को जीत लो। तुम अपनी प्रागैतिहासिक चेतना के अंतिम लक्ष्य हो। सिर्फ तुम्हारी अपूर्व मृत्युएं ही यह द्वार खोलती है। तुम इस रास्ते के एकमात्र बीज हो जिसे अपनी देह छोड़ने का अभ्यास हमेशा करते रहना है। धन्यवाद। दोस्तों, हकीकत यह है कि आपको छोड़ के जाने की इच्छा नहीं होती। इच्छा होती है कि सिलसिला चलता रहे। मगर अंग्रेजी में कहते हैं ना, ऑल गुड थिंग्स हैव टू कम टू एन एंड। तो आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। उसके पहले, क्योंकि मैं कल फिर आपके पास आने वाला हूं, रविवार को सुबह मैं आपके पास हमारा समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन का 10वां अंक लेकर के आने वाला हूं, लेकिन हमें इंतजार रहता है आपकी रचनाओं का, आपकी कविताओं का, आपकी कहानियों का। लिखिए, हमें भेजिए। कल मेरा आप इंतजार करेंगे, मैं जरूर आऊंगा। उसके पहले एक बार आपको अपना पता, जिससे कि आप हमें अपनी कविताएं, अपने लेख भेज सकें। हमारा वेबसाइट है www.samavartan.com। हमारा ईमेल आईडी है samavartan145@gmail.com। दोस्तों, YouTube और Facebook पर तो हम हैं ही आपके साथ। प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट करिए, हमारे साथ दीजिए, हमारे साथ आइए। मिलकर के सफर को चलेंगे तो बड़ा मजा आएगा। कल मेरा इंतजार कीजिएगा, मैं जरूर आपसे कल सुबह मिलूंगा। आज के लिए यहीं तक, नमस्कार। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके समावर्तन चैनल तक पहुंच जाएंगे। वहां पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर कीजिएगा।